नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को, जहां पर हम केमिस्ट्री के सेकंड सीरीज़ को करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पेट्रोल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? तो पेट्रोल व जल का मिश्रण जो है वो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो समान मात्रा में नहीं मिले होते और इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, पेट्रोल और जल, या फिर कोई जल में आपने क्या मिला दिया है, ऑयल मिला दिया है, तो इसको जो है वो आसानी से मिला नहीं सकते और ईजिली जो है वो अलग कर सकते हो। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट है, ठोस द्रव गैस के अनुसार विलयनों के प्रकार होते हैं। तो ठोस द्रव गैस के अनुसार विलयनों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है? तो ये होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन और होता है कोलाइड। तो ये 5 प्रकार जो है वो ठोस द्रव गैस के अनुसार होता है। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन जनरली आपने जो है वो पढ़ा है कि क्या होता है। संतृप्त विलयन तो कोई भी निश्चित विलायक होता है और कोई निश्चित विलायक में जो है विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को संतृप्त विलयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो चाशनी को, जहाँ पर आपने क्या लिया है, तो 1 लीटर जल लिया है और उसमें आप क्या करते हो, शक्कर को ऐड करते जाते हो जब तक कि शक्कर घुलना बंद ना हो जाए। तो उस स्थिति को उसकी संतृप्तता या संतृप्त विलयन बोलेंगे। उसी प्रकार उसका अपोजिट होगा असंतृप्त विलयन, जहाँ पर हम विलेय का कितना भी अमाउंट मिला सकते हैं। और यहाँ पर फिर है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो यहाँ पर होता है इनके जो पार्टिकल होते हैं इनके अनुसार इनको रखा जाता है। कोलाइड का जो कण होता है वो जो है वो वास्तविक विलयन, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन जो दिया गया है, इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है और निलंबन के कणों से थोड़ा छोटा होता है। तो इस प्रकार से इनको जो है वो डिवाइड किया गया है। तो ठोस, द्रव और गैस के अनुसार इनको बांटा गया है। नेक्स्ट है, वायु, एलपीजी, गैसोलीन, आसूत जल में कौन मिश्रण नहीं है? तो वायु, एलपीजी, गैसोलीन और आसूत जल में पूछा है, तो आसूत जल जो है वो मिश्रण नहीं है। मिश्रण में क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मिली होती है अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आसूत जल में प्योर जल ही है और इसमें कुछ भी मिला नहीं है। वायु में देखते हैं आप, धूल के कण वगैरह कुछ कुछ मिले होते हैं। यहाँ पर एलपीजी में जो है बहुत सारे गैसों का, मेथेन, एथेन गैसों का मिश्रण होता है। गैसोलीन में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, ये सब मिले होते हैं। लेकिन आसूत जल जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसको हम मिश्रण की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, तो दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। हमने इससे पहले भी देखा था कि दूध जो है वो पायस की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर द्रव और द्रव का मिश्रण होता है, वसा को पानी में मिलाया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, परिक्षेपित। तो कोलाइडी तंत्र के टर्म में हम यहाँ पर जो है विलेय और विलायक को परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपित माध्यम जो है वो क्या करते हैं, बोलते हैं। तो विलायक को परिक्षेपित कहा जाता है, तो वसा को हम पानी में मिलाएंगे, उसी को परिक्षेपित करना बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, पनीर, मक्खन आदि किस तरह के कोलाइड है? तो पनीर, मक्खन जो है वो जेल या जेली, इस प्रकार के जो है वो कोलाइड है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त माध्यम जो है वो द्रव होता है। मतलब विलेय जो है वो क्या हो जाएगा, आपका द्रव हो जाएगा और विलायक जो है वो ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इसको लिया गया है। नेक्स्ट है, कोलाइड किस तरह के मिश्रण है? तो कोलाइड जो है वो विषमांगी मिश्रण है। उसमें पूरी तरीके से अवयव जो है वो नहीं मिला होता, जिसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो कोलाइड जो है वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में जो है वो गैस में द्रव का जो मिश्रण होता है उसको कोहरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कोहरे में गैस में द्रव जो है वो मिला होता है। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शक्कर की विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने रखा गैस में शक्कर को और उसमें जो है वो पानी डाल दिया, अब आप क्या करोगे, उसमें तापमान को बढ़ा दोगे। तो तापमान बढ़ाने से उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी, आप उसमें और भी शक्कर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि शक्कर के घोल में अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर तेल वसा को पानी में मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा? तो तेल वसा को पानी में मिलाने पर पायस प्रकार का कोलाइड बनेगा। हमने देखा पहले भी, वसा को पानी में मिलाने पर पायस बनता है करके, दूध जिसका उदाहरण हमने देखा था। नेक्स्ट है, विलायक द्रव में विलेय ठोस को किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट है,
कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है। अगर नैनोमीटर में पूछ रहा है तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और अगर मीटर में पूछ रहा है तो 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर के मध्य होता है। तो याद रखेंगे कोलाइडी कणों का आकार। नेक्स्ट है धुआं कैसा कोलाइड है। तो धुआं जो है वो ठोस एरोसॉल, गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है, ठोस एरोसॉल जिसको बोला जाता है धुआं। नेक्स्ट है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। तो जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग जो है स्कंदन कहलाता है, स्कंदन प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो है स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था। तो अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था, यौगिक नाम दिया था। हमको पता है अणु जो है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यौगिक जो है वो परमाणुओं के जो मेल से बनता है, अणु बनता है, जो उसके निश्चित अनुपात से जो बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो डाल्टन ने अणु को यौगिक नाम दिया था। नेक्स्ट है परमाणु का थॉमसन मॉडल कब आया था। तो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है वो आया कब, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में थॉमसन ने मॉडल दिया जिसको परमाणु का थॉमसन मॉडल बोलते हैं। इसने क्या बताया, तो जो परमाणु है इसको तरबूज के आकार का या तरबूज के जैसा बताया, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे ऐसे छितरे हुए होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि प्रोटॉन जो है इस प्रकार से परमाणु के अंदर रहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर संख्या में रहते हैं। इस प्रकार से थॉमसन मॉडल में 1904 ईस्वी में बताया। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणुवाद कब आया। तो डाल्टन का परमाणुवाद आया 1804 ईस्वी में। तो डाल्टन ने अपना परमाणु जो सिद्धांत दिया था वो 1804 ईस्वी में दिया था। डाल्टन के यौगिक परमाणुओं को अणु नाम किसने दिया। तो यौगिक परमाणुओं को अणु नाम जो है वो एवोगैड्रो ने दिया। आप डायग्राम में एवोगैड्रो को देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है वायु को हम कब कोलाइड कह सकते हैं। वायु को कोलाइड कब कहेंगे, जब इसमें क्या होगा, तो गैसों के अलावा कुछ सूक्ष्म कण भी उपस्थित होंगे, जैसे कि धुआं। तो धुआं में गैस के अलावा जो है वो और सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है मूल कण कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल कण टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी मूल कण और दूसरा है अस्थायी मूल कण। तो यहाँ पर जब परमाणुओं की खोज हुई तो आपको पता है कि परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा या सूक्ष्म आकार का होता है, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा वैज्ञानिकों ने पहले बताया। उसके बाद फिर जब रिसर्च किया गया तब पाया कि परमाणु के अंदर भी और भी क्या होते हैं, उनके अंदर कण होते हैं। तो उन्हीं को जब स्टडी किया गया तब पाया गया कि 2 प्रकार के कण होते हैं, कि स्थायी मूल कण और एक अस्थायी मूल कण। ठीक। नेक्स्ट है स्थायी मूल कण कौन से हैं जिनका अस्तित्व दीर्घकालीन व स्थायी होता है। तो स्थायी मूल कण होते हैं कौन कौन से, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनका अस्तित्व जो है वो दीर्घकालीन होता है, जिसकी स्टडी जो है वो पूरी आगे की गई, और इसी के बारे में हम परमाणु के अंदर या परमाणु में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अस्थायी मूल कण के उदाहरण है जिसका अस्तित्व क्षणिक होता है वह बनते ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका अस्तित्व क्षणिक होता है और बनते ही नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो सभी प्रकार के मेसॉन कण, न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन और है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सभी जो हैं वो क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, इनका अस्तित्व जो है वो क्षणिक होता है और ये बनते ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनकी स्टडी उतनी नहीं की जाती, उनको इतना डिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि टोटल जो है वो ये वहाँ पर उपस्थित अच्छे से नहीं होते। नेक्स्ट अस्थायी कणों का औसत आयु काल होता है। तो अस्थायी कणों का औसत आयु काल सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट होता है। तो याद रखेंगे अस्थायी कणों का औसत आयु काल 17 मिनट होता है। नेक्स्ट है बोरबरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो बोरबरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। याद रखेंगे 2n²। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्या होता है कि हर एक कक्षा में 2n² के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। यहाँ पर एटम और एटम में जो है बोर ने बताया कि यहाँ पर जो है एटम और एटम में जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षाओं में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो सबकी अलग अलग कक्षा होती है, अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार ये घूमते रहते हैं। तो हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है या इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 2n² के अनुसार जाते हैं। यहाँ पर n क्या है, तो n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, और यहाँ पर जो है वो पहले कक्षक, दूसरे कक्षक, तीसरे कक्षक, तो हर एक कक्षक को यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो है 2n² के अनुसार n की वैल्यू जो है n = शुरू से पहले कक्षक में
जीरो रखा जाता है, फिर 1, फिर 2, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते जाएंगे तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भरते जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो जो है वो 8 हो सकती है। कोई भी तत्व बोल रहा है, जैसे कि हमने कोई एक तत्व लिया है जिसमें दूसरी कक्षा में, तो ये पहला कक्षा हो गया और ये हो गया दूसरा कक्षा, है ना। पहले कक्ष जिसको K कोष बोल रहे हैं, दूसरा कक्ष जिसको L कोष बोल रहे हैं, तो L कोष की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा ये पूछ रहा है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहले का कोष में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दूसरे कोष में कितना आ जाएगा, 8। इस प्रकार से यहाँ पर 2, 8, 18, 32 ऐसे करके भरते जाएगा। नेक्स्ट है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा जाता है? तो आधुनिक भौतिकी की आधारशिला जो है वो नील्स बोर का मॉडल को कहा जाता है। नील्स बोर ने क्या बताया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा कक्ष में घूमते रहते हैं और एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में उत्तेजित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो नील्स बोर ने बताया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी की आधारशिला बोलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? तो परमाणु संरचना का आधुनिक विचार जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग प्रकृति का होता है, इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने बताया। तो ये आधुनिक जो है परमाणु संरचना का आधुनिक विचार बन गया। नेक्स्ट है, एक परमाणु से ऊर्जा विकिरण हो रहा था, उसी समय उसे विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया जिससे उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो गई। यह कौन सा प्रभाव है? तो इस प्रभाव को बोला जाता है स्टार्क प्रभाव। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी परमाणु जब उस ऊर्जा विकिरण करता है तो यहाँ पर उसको अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके जो रेखाएं हैं, मतलब वो परमाणु हैं, वो अलग अलग रेखाओं में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? स्टार्क प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट है, बोर ने किसके साथ मिलकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत की? तो बोर ने किसके साथ मिलकर? बरी के साथ मिलकर जो है वो इलेक्ट्रॉनों के विन्यास की योजना को प्रस्तुत की, जो कि कौन से सन में हुआ? 1921 में हुआ। नेक्स्ट, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार जो है वो श्रोडिंगर ने दिया 1926 में। यह है श्रोडिंगर जिसने जो है परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया। नेक्स्ट है, कौन से तत्व बोरबरी योजना का पालन नहीं करते बोल रहा है? तो कौन कौन से तत्व हैं? तो क्रोमियम है, कॉपर है, सिल्वर और पैलेडियम। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है, क्रोमियम 24, कॉपर 29, सिल्वर जो है वो कितना है 47 और पैलेडियम का होता है 46। तो ये तत्व जो है वो बोरबरी के नियम के विरुद्ध काम करते हैं, इनका अपवाद बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का कारण है इलेक्ट्रॉन का अंतरण उप ऊर्जा स्तर पर होना। इलेक्ट्रॉन का अंतरण जो है वो उप ऊर्जा स्तर पर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? तो हाइड्रोजन की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या सोमरफेल्ड ने की। याद रखेंगे, सोमरफेल्ड। नेक्स्ट है, गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, यह विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, यह डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली का सिद्धांत जिसको बोला जाता है। इसका गणितीय रूप है लैम्डा =h/mv =h/p। यहाँ पर h जो है वो प्लांक स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, m जो है वो मास को प्रदर्शित करता है ना, और मास या द्रव्यमान बोल सकते हैं। v जो है वेलोसिटी, वेग जो है उसको प्रदर्शित करता है। m और v को हम लिख सकते हैं = होता है p। तो p जो है वो संवेग को प्रदर्शित करता है। तो लैम्डा =h/p ये डी ब्रॉगली का गणितीय रूप है, जिसने बताया कि जो गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की संवेग या स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान होती है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका संवेग और जो स्थिति है उसको सही से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें अनिश्चितता होती है। और इनका गणितीय रूप है ΔP × ΔX < h/4π। तो यहाँ पर जो है वो ΔP क्या है? अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, स्थिति में अनिश्चितता।
डेल एक्स जो है अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, और पाई जो है वो एक नंबर पाई है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, कक्षकों से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो कक्षकों से मिलकर जो है वो उपकोष का निर्माण करते हैं। कक्षकों से मिलकर क्या बनता है? उपकोष बनता है। इस प्रकार से देख सकते हो ये सारे ऑर्बिट्स हैं, कक्षक हैं, यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, और यहाँ से बनता है सबसे उपकोष। इसको जो है वो 2s 2p 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 इस प्रकार से यहाँ पर निरूपित किया गया है। नेक्स्ट है, उपकोषों को क्रमशः किन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं? तो उपकोषों को कौन कौन से अक्षर से? एस, पी, डी, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से एस, पी, डी और एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्रमशः होती है, तो कितनी होती है? 2, 6, 10 और 14। अगर हम बात कर रहे हैं एस उपकोष की, तो एस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 2, उसके बाद पी में 6, डी में 10 और एफ में हो जाएगा 14। तो इस प्रकार 2, 6, 10 और 14 से इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो डी उपकोष में टोटल 5 कक्षक होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से ये डी कक्षक है जो कि 5 कक्षक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम कोष को किस से प्रदर्शित करते हैं? तो प्रथम कोष को के सेल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है वो बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके बाद ये प्रथम कोष, फिर द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ कोष। प्रथम कोष को के सेल, द्वितीय कोष को एल सेल, तृतीय कोष को एम सेल और चतुर्थ कोष को एन सेल नाम से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश किसका नियम है? तो उपकोष में जो है वो इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश जो है वो अफबाउ नियम कहलाता है। अफबाउ के अनुसार यहाँ पर जैसे उपकोष दिए गए हैं 1s 2s 2p 3s, ये सारे उपकोष हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने का, क्रमिक प्रवेश करने का नियम दिया गया है, जहाँ पर n+l रूल को फॉलो करता है। n क्या है? तो n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है और l जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर बताया कि अफबाउ ने कि क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा जहाँ पर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसके बाद उसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1s 1s से 2s 2s से 2p फिर 3s, इस प्रकार से ये जो है वो उसका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देख सकते हो आप लोग, हर एक कक्षक, जैसे कि फर्स्ट कक्षक है, फर्स्ट के सेल है और के सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन टोटल कैपेसिटी 2 है, हर एक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। नेक्स्ट है, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो पी कक्षक की आकृति डमरू के आकार का होता है। ठीक, यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हो, जिसको डंबल शेप बोला जाता है। यहाँ पर P में PX, PY, PZ 3 कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो डमरू के आकार का ये होता है PX, PY और PZ तीनों डायरेक्शन में। S जो है वो गोलाकार और D जो है वो डबल डंबल आकृति का होता है। F की आकृति विकृत होती है, इसीलिए उसको शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, n=3 m कोश के कुल कितने उपकोष व कितने कक्षक होते हैं? तो n=3 के लिए वो पूछा है, तो 3 उपकोष व 9 कक्षक होंगे। क्वांटम नंबर से निकालते हैं इसको, क्या कैसे करते हैं यहाँ पर? तो n=3 है, जिसको k शेल लिया गया है, और यहाँ पर देखो l का मान जो है वो 0, फिर l का मान 1 और l का मान कितना होता है यहाँ पर 2। यहाँ पर l का मान कैसे निकाला जाता है? n का मान जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, तो n का मान यहाँ पर दिया गया है 3 करके, तो l का मान क्या होगा? तो 0 से n-1 तक होगा, मतलब कि 0, 1 और 2 जो है वो l के मान होंगे। तो यहाँ पर कितने कौन कौन से उपकोष हैं? तो 3s है, 3p है और क्या है आपका 3d है। तो ये 3 जो है वो उपकोष क्या है आपका n की वैल्यू 3 के लिए है, तो 3 उपकोष हो गए। अब देखते हैं इसका कक्षक कैसे निकालेंगे? तो l जो है वो 0 है तो एक कक्षक होगा, l अगर 1 है तो -1 +1 और 0 होता है, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 3 कक्षक हो जाएंगे। और d के लिए 0 -1 +1 फिर -2 +2, इस प्रकार से यहाँ पर जो है टोटल 5 कक्षक हो जाएंगे। तो 5 3 8 और 1 9, तो टोटल जो है वो n=3 के लिए 9 कक्षक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देख सकते हो ये p उपकोष है, जहाँ पर 3 कक्षक है, 1 2 3, और यहाँ पर एक जो कक्षक है इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी कोष की क्रम
संख्या क्या व्यक्त करती है, तो किसी कोष की क्रम संख्या उस कोष के उपकोषों की संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, किस कक्षा की आकृति सबसे जटिल होती है, तो अभी मैंने बताया कि एफ कक्षा की आकृति सबसे जटिल होती है। एसपीडी की जो है वो आकृति को बताया गया है, और जो एफ कक्षक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके बारे में उतने अच्छे से स्टडी हम या फिर डीपली स्टडी हम नहीं करते। नेक्स्ट है, यहाँ पर है 2p6 में उपस्थित प्रथम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी, तो यहाँ पर 2p6 के लिए पूछा है, तो 2p6 के लिए n का वैल्यू, चारों क्वांटम संख्याएं मतलब क्या क्या पूछ रहा है आपका, n, l, m और s। n क्या है, तो n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, l जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या, m जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या, s जो है वो क्या है आपका, चक्रण क्वांटम संख्या। तो n जो है यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर दिया है 2p, तो यहाँ पर 2 जो है वो मुख्य कोष को बता रहा है, तो n 2 हो गया। l जो है 1 कैसे लेते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 0 से n-1 तक लेते हैं, तो n-1 मतलब कि यहाँ पर 2-1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 1 हो जाएगा। p के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर l की वैल्यू 0 लेंगे तो s उपकोष होता है, और l की वैल्यू 1 लेंगे तो p, तो p के लिए पूछा है 2p के लिए, तो यहाँ पर l का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार m का करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये जो है वो -1, 0 और +1, और s के लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हैं, तो +½ -½ +½ -½ +½ -½ इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये सबको नहीं लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो s का वैल्यू सिर्फ +½ लेंगे। अगर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो हम पूरा वैल्यू को यहाँ पर पुट करते। ठीक, नेक्स्ट है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है, उपकोष, उप ऊर्जा स्तर, उपकोषों की संख्या व आकृति, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग आदि, इन सब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। देखो जैसे मैंने बताया 4 क्वांटम संख्याएं होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, सबसे पहला n, जिसमें क्या बताता है, तो वो कोषों की संख्या को बताता है। अब ये दूसरा हो गया द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको l से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है वो उपकोष, उप ऊर्जा स्तर, उपकोषों की संख्या व आकृति, इलेक्ट्रॉनों का क्या बताता है, कोणीय संवेग को बताता है। उसी प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास को बताएगा, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु या आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कौन सा क्वांटम संख्या करता है, तो कोई भी परमाणु या आयन की चुंबकीय गुणों क्या यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या करता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या जिसको s से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 तरीके से चक्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये नियम जो है वो पाउली से संबंधित है, जिस नियम को पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है या पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। इसके अनुसार 4 क्वांटम संख्याएं n, l, m, s का मान जो है वो चारों जो है वो समान नहीं होती, कोई ना कोई एक जो है वो अलग होती है। इस प्रकार पाउली ने यहाँ पर अपने प्रिंसिपल के थ्रू क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम बताया। जैसे कि यहाँ पर 1s और 2s है, तो दोनों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भराएगा। अगर दोनों में एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा तो ये जो है इनकरेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा और उसके विपरीत दिशा में जो है इलेक्ट्रॉन भराता है, तो ये पाउली ने बताया, जिसको पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे इम्पोर्टेंट सीरीज़ का वीडियो जो है सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसको देख सकें। धन्यवाद।